जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम 24 दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी कौन सी रक्षा प्रणाली प्रदान करने की घोषणा की है? तो पैट्रियट मिसाइल। अमेरिका ने घोषणा की है कि वह यूक्रेन को अपनी महत्वपूर्ण पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली का प्रयोग कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और युद्धक विमानों के विरुद्ध रक्षा कवच के रूप में किया जा सकता है। अब बात करते हैं यूक्रेन की। तो राजधानी है कीव, मुद्रा हिरवेनिया, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, प्रधानमंत्री डेनिस शिमहल। और अभी हाल ही में टाइम पत्रिका ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। अगला प्रश्न है, G7 राष्ट्रों ने किस देश को $15.5 बिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है वियतनाम। ग्रुप ऑफ 7 यानी समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों ने वियतनाम को $15.5 बिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य 2050 तक वियतनाम को अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य तक लाने में मदद करना है। एक लक्ष्य जो विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लाने के लिए विश्व स्तर पर पूरा करने की आवश्यकता है। $15.5 बिलियन का वित्त पोषण 3 से 5 वर्षों में सार्वजनिक और निजी स्रोतों से आएगा। बात कर लेते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, मुद्रा है डांग, प्रधानमंत्री फाम मिन चिन और राष्ट्रपति ग्वेन जुआन फुक। चलिए, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए क्यूबा के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है? तो यह जारी की है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक की स्थापना 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक दुनिया 1970 के बाद से अपनी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव कर रही है और 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग गंभीर गरीबी में जीवन यापन कर रहे होंगे। 2020 के बाद यह 2 दशकों में सबसे खराब स्थिति वाला वर्ष होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा मोरक्को। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने घोषणा की है कि मोरक्को अगले साल फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह टूर्नामेंट 1 से 11 फरवरी 2023 तक होगा। मोरक्को ने 2013 और 2014 में क्लब विश्व कप की मेजबानी की थी। टूर्नामेंट का सबसे हालिया संस्करण फरवरी 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था, जिसे इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने जीता था। बात करते हैं फीफा की। तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस, फ्रांस में हुई थी। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। अब बात कर लेते हैं मोरक्को की। तो मोरक्को की राजधानी रबात है, मुद्रा मोरक्कन दिरहम है, प्रधानमंत्री अजीज अखन्नौच हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा इंसान के शरीर में से ऐसा प्रोटीन खोज निकाला है जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की जाएगी? तो ये खोज की है ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने।
ब्रिटिश वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए इस प्रोटीन का नाम टॉरिन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोटीन खोजा है उसका नाम क्या है, टॉरिन, जिसके इस्तेमाल से सुपरसोनिक गति से आने वाली गोलियों को रोकने का कवच निर्माण किया जाएगा, यह दावा किया गया है। इस मिशन पर कार्यरत प्रोफेसर बेंजामिन वाल्टन हैं, जिन्होंने दावा किया है कि प्रोटीन टॉरिन की सहायता से अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण किया जाएगा, जो मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। प्रोफेसर के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इंसानी कोशिकाओं में पाए जाने वाले इस प्रोटीन में हर एक एटम में 13 स्विच हैं, जो तनाव के उत्पन्न होने पर सक्रिय हो जाते हैं तथा पुनः तनाव कम होने पर खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ हर उस स्थिति में अपना सुरक्षा चक्र का कार्य करता रहेगा। वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाने वाले इस प्रोटीन से जैकेट काफी हल्का और पतला होगा, जो बखूबी सिपाहियों या कमांडोज इसे पहनकर आसानी से अपना कार्य करते रहेंगे और सुरक्षित रह सकेंगे। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर सुहेल एजाज खान। डॉक्टर सुहेल एजाज खान को 22 दिसंबर को सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह 1989 बैच के IFS अधिकारी डॉक्टर औसाफ सईद का स्थान लेंगे। उन्होंने सितंबर 2017 से जून 2019 के बीच रियाद में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में काम किया है। बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा सऊदी रियाल है और सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस या कहें प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। अगला प्रश्न है, किस परिषद ने हिंसा को समाप्त करने की मांग के लिए 74 वर्षों में पहली बार म्यांमार देश पर अपना पहला प्रस्ताव पास किया है? तो उस परिषद का नाम है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 21 दिसंबर को 74 वर्षों में म्यांमार पर अपने पहले प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें हिंसा को समाप्त करने की मांग की गई और सैन्य शासकों से अपदस्थ नेता आंग सांग सूकी सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आग्रह किया गया। बात कर लेते हैं म्यांमार की। तो इसकी राजधानी नेपिडा है, मुद्रा क्यात है, राष्ट्रगान कावा मा केई है, सबसे बड़ा नगर जो है वो यंगून है। प्रेसिडेंट कौन है? मिंट शुए। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में किन स्थलों को शामिल किया गया है? तो ये स्थल कौन से हैं? मोढेरा का प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, गुजरात का बड़नगर शहर और त्रिपुरा के उन्नाकोटी की रॉककट राहत मूर्तियां। हाल ही में गुजरात के बड़नगर शहर, मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर और त्रिपुरा में उन्नाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के रूप में इन 3 स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। बड़नगर गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसे चमत्कारपुर, आनंदपुर, स्नेहपुर और बिमलपुर भी कहा जाता है। बड़नगर शहर का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। मोढेरा का सूर्य मंदिर मेहसाणा जिले के बेचराजी तालुका में रूपन नदी की एक सहायक नदी पुष्पावती के बाएं किनारे पर स्थित है। यह पूर्वमुखी मंदिर चमकीले पीले बलुआ पत्थरों से बना है। उन्नाकोटी की पत्थरों को काटकर बनाई गई मूर्तियां एक शैव तीर्थ स्थल है जो 7वीं अथवा 9वीं शताब्दी की हैं। उन्नाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से एक कम और कहा जाता है कि इतनी ही संख्या में चट्टानों को काटकर बनाई गई नक्काशी यहाँ उपलब्ध है।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर रात्रि विश्राम किया था। उन्होंने सभी देवी देवताओं को सूर्योदय से पहले जागने और काशी के लिए प्रस्थान करने को कहा। ऐसा कहा जाता है कि सुबह शिव के अलावा और कोई नहीं उठा, अतः भगवान शिव दूसरों को पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप देते हुए स्वयं काशी के लिए निकल पड़े थे। तो ऐसा जो है पुराणों में कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो इसकी स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी और भारत जो है 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। यूनेस्को के वर्तमान जो हेड है वो कौन है? आंद्रे आंजले। अगला प्रश्न है, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? उनका नाम है MM कीरावनी। भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। यह सॉन्ग बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 15 गानों में से एक है। ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला यह भारत का पहला सॉन्ग है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नातू नातू के अलावा इस लिस्ट में अन्य गीतों में अवतार द वे ऑफ वाटर फिल्म से नथिंग इज लॉस्ट, ब्लैक पैंथर से लिफ्ट मी अप और टॉप गन मैवरिक से होल्ड माई हैंड ये शामिल हैं। चलिए फिल्म जगत से कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। तो नातू नातू जो है वो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला गीत है और इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण जो है वो अभी काठमांडू में हुआ था और फिल्म अभिनेता विक्रम गोखले का हाल ही में निधन हो गया है। और स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया और 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस जो है वो फ्रांस देश रहा और 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ग्रुप लॉन्च किया? तो उस ग्रुप का नाम है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। इसे UNSC की भारत की अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स एक अनौपचारिक मंच है जो संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। यह ऐसे अपराधों को रोकने और संबोधित करने के लिए मेजबान राज्यों के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। इसके सह अध्यक्ष भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस और मोरक्को हैं। यह अनौपचारिक मंच सूचनाओं के आदान प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और शांति सैनिकों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जवाबदेही को सुविधाजनक बनाने के लिए संसाधन जुटाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। यह फोरम सक्रिय रूप से महासचिव के साथ जानकारी साझा करेगा और सदस्य देशों की मदद करेगा जो शांति अभियानों की मेजबानी कर रहे हैं या अपराधियों को न्याय दिलाने में उनकी सहायता कर रहे हैं। यह प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों की 2 बैठकें करेगा और स्थायी मिशनों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है जस्टिस हेमंत गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए हाल ही में कौन कौन सी नियुक्तियां होंगी उन पर नजर डाल लेते हैं। तो
क्लाउडाइन गे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 30वीं अध्यक्ष बनेंगी और 1 जुलाई 2023 को अपना पदभार संभालेंगी। और गुजरात में 15वीं विधानसभा की अध्यक्ष शंकर चौधरी बने हैं। अश्विनी वैष्णव जो है वो गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के प्रथम चांसलर बने हैं। लियो बराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और सिंडी हुक जो है वो ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन सीईओ बने हैं। और डॉक्टर पीसी रथ जो है वो 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। तो ये हाल की नियुक्तियां थी। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है दिनेश कुमार शुक्ला। बात कर लेते हैं AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इसका गठन 15 नवंबर 1983 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक AERB के कार्यकारी निदेशक रहे शुक्ला शीर्ष पद पर जी नागेश्वर राय की जगह लेंगे। जबलपुर विश्वविद्यालय से यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक शुक्ला 1981 में परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल हुए थे। बात कर लेते हैं AERB की। तो परमाणु ऊर्जा विनियामक परिषद भारत में परमाणु ऊर्जा की नियामक संस्था है। यह एक स्वतंत्र एजेंसी है जो परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग से संबंधित पहलुओं पर निगरानी रखता है। इसका गठन 15 नवंबर 1983 को भारत के राष्ट्रपति के आदेशों के अनुरूप किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष मनाया जाता है 23 दिसंबर को। भारत में किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों के अधिनियमन और प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस वर्ष जो दिवस मनाया गया किसान दिवस, उसकी थीम क्या रही? इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिव फार्मर्स। तो आप इसकी थीम को याद रखिए। अगला प्रश्न है, चलिए हाल ही में कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं जो महत्वपूर्ण पर नजर डाल लेते हैं। तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अनुष्का शर्मा। प्यूमा इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को दिसंबर में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एसोसिएशन का उद्देश्य महिला उपभोक्ता वर्ग के प्रति प्यूमा की मजबूत प्रतिबद्धता में तेजी लाना है। भारत में ब्रांड के अन्य एम्बेसडर में करीना कपूर खान, मैरी कॉम, युवराज सिंह, सुनील छेत्री और हाल ही में शामिल हुए हार्डी संधू हैं। यानी ये भी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। चलिए कुछ पे नजर डाल लेते हैं। तो प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा और नॉइज के विराट कोहली, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी, अर्बन गबरू के सूर्य कुमार यादव, वालकरू के अजय देवगन, जेके टायर इंडस्ट्रीज के नारायण कार्तिकेयन और मास्टर कार्ड के लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीकांत रेड्डी, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी 4 खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और टाइटन कंपनी के आलिया भट्ट और पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने शाहिद कपूर को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। और नवी टेक्नोलॉजी ने महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। और लावा कंपनी ने, मोबाइल कंपनी ने कार्तिक आर्यन को बनाया है। और सिक्किम ने जो है AR रहमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो उनका नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान एकमात्र भारतीय
अभिनेता हैं जिन्हें दिसंबर में ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। फिल्म जब तक है जान में उनके डायलॉग जिंदगी तो हर रोज जान लेती है, बम तो सिर्फ एक बार लेगा, रोजमर्रा की जिंदगी हमें थोड़ा मारती है, एक बम आपको केवल एक बार मारेगा को उनके करियर की सबसे आइकॉनिक लाइन के रूप में रेखांकित किया गया है। अगला प्रश्न है, चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ हुई? तो चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर में। अब चिल्लई कला है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो कश्मीर के श्रीनगर में हिमपात और बारिश की उच्च संभावना के साथ घाटी में सबसे ठंडी और कठोर सर्दियों की अवधि को चिल्लई कला कहते हैं। चिल्लई कला में तीव्र शीतलहर की स्थिति के कारण नल और जल निकाय रात के दौरान जम जाते हैं और लोगों को नलों को डिफ्रीज करने के लिए पानी की आपूर्ति लाइनों को गर्म करना पड़ता है। चिल्लई कला 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक 40 दिनों तक चलता है। 40 दिनों की अवधि के दौरान कश्मीर तीव्र शीतलहर की चपेट में रहता है। रात का तापमान आमतौर पर जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे चला जाता है, यानी माइनस में हो जाता है। और 40 दिन की अवधि जिसको कहते हैं चिल्लई कला के बाद 20 दिन लंबा चिलाई खुर्द यानी छोटी ठंड या छोटा ठंडा और 10 दिन का लंबा चिलाई बच्चा बेबी कोल्ड आता है। तो इन अवधियों को आप याद रखिए। जो 40 दिन की अवधि है उसे कहते हैं चिल्लई कला, 20 दिन की अवधि है उसे कहते हैं चिल्लाई खुर्द और 10 दिन की अवधि है उसे कहते हैं चिलाई बच्चा या बेबी कोल्ड। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। राजधानी है श्रीनगर। वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ओरनोडोई 2.0 योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की है असम सरकार के द्वारा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राजधानी के असम हाउस से ओरनोडोई 2.0 योजना की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस योजना में 10.50 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, यानी लगभग 10.5 लाख। सरकार का लक्ष्य इस योजना में 35 लाख महिलाओं को जोड़ने का है। योजना में विधवाओं, तलाकशुदाओं, अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति महीने 1250 रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि इस योजना के पहले चरण में 17 लाख महिलाओं को जोड़ा गया था। इसके दूसरे चरण में 10 लाख लाभार्थियों के जुड़ते ही यह राज्य की अब तक की सबसे बड़ी डीबीटी योजना बन जाएगी। चलिए असम की बात करते हैं। राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। चलिए कुछ और योजना पर नजर डाल लेते हैं। तो ओरनोडोई 2.0 योजना असम सरकार ने शुरू की है और मुख्यमंत्री आवास योजना हरियाणा में शुरू की गई है। और जैसलमेर जिले की कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा जैसान शक्ति अभियान को शुरू किया गया है। हिमालय की औषधि जड़ी बूटियों पर चलने वाली देसी बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड ने आनुवंशिक विकास की योजना शुरू की है। और केरल वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण योजना शुरू की है। और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने मदुरई में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना को शुरू किया है। तो ये थी हाल ही की योजनाएं जो शुरू की गई हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो उसका नाम है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब जो है वो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ग्रेडिंग में 3.85 स्कोर करके ए ग्रेड
प्राप्त करने वाला भारत का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना 1994 में यूजीसी के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की स्थापना 24 नवंबर 1969 को श्री गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती के अवसर पर अमृतसर में की गई थी। चलिए, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान है। राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। अगला प्रश्न है, डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन कहाँ किया गया? तो डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन किया गया दिल्ली में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक दिवसीय संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने जानकारी दी कि नृत्य से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में किया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और भविष्य के लिए ऊर्जा स्रोतों की व्यवस्था में परिवर्तन लाना है। इसे फरवरी 2023 के महीने में बंगलौर में आयोजित होने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह के अग्रिम कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। थाईलैंड के पटाया में आयोजित 39वें अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर भारत का नाम रोशन किया है? तो गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है? बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह। बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर बनी है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड प्राप्त की हैं। प्रिया सिंह ने वर्ष 2018, 19, 20 में 2 बार मिस राजस्थान का एवं एक इंटरनेशनल खिताब भी अपने नाम कर रखा है। बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र। ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार किस भवन को मिला है? तो ये मिला है UIDAI मुख्यालय भवन को। नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय ने प्रतिष्ठित GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता है। यह राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है। GRIHA ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट भारत में ग्रीन बिल्डिंग के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय को वर्तमान उच्चतम रेटेड बिल्डिंग श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। तो आप इतना ही याद रखिए कि ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार कैसे मिला? UIDAI मुख्यालय भवन को मिला। अगला प्रश्न है, संसद ने तमिलनाडु और कर्नाटक के किन समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, अर्थात नारी कोरावन, कुरीविक्कारन और बेट कुरुबा। राज्यसभा में संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित होने के साथ ही इस पर संसद की मोहर भी लग गई है। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है। इस विधेयक से संविधान आदेश 1950 में तमिलनाडु की जनजाति की सूची में परिवर्तन होगा। विधेयक में नारी कोरावन और कुरीविक्कारन समुदायों को तमिलनाडु की जनजाति सूची में शामिल किया गया है और कर्नाटक के वेट कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी विधेयक पारित किया गया है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल R.N. रवि। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये 22 प्रश्न हमने आपको बताए। वीडियो कैसी लगी अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।